गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है हाल चाल। आज हम विद्युत धारा का पूरा लेक्चर ख़त्म करने वाले हैं। आज पूरी पढ़ाई विद्युत धारा की ख़त्म हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चंस और इनके थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है जो वो है विभवांतर पढ़ लिया है, विद्युत धारा पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? तो हेडिंग लगाओ मेरे साथ, प्रतिरोध। प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में प्रतिरोध। तो बच्चे प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा के रास्ते में रुकावट पड़ने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के रास्ते में रुकावट पड़ने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। मान लो कि ऐसे हमारा कोई परिपथ है और इस परिपथ में ये प्लस टर्मिनल से धारा निकलेगी, ऐसे धारा इधर जाएगी। तो इस धारा के रास्ते में रुकावट पड़ने वाली है। धारा के रास्ते में रुकावट पड़ने वाली है। जो रुकावट होगा धारा के रास्ते में, उसी कारक को हम प्रतिरोध बोलेंगे। समझ में आए? चलिए, तो प्रतिरोध क्या होता है? धारा के रास्ते में पड़ने वाला अवरोध, जिसको रुकावट बोलते हैं, को धारा के रास्ते में पड़ने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, समझ गए? चलिए, धारा के रास्ते में पड़ने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। मान लो जब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मान लो परमाणु हैं। अब इलेक्ट्रॉन इससे होकर के गति करेगा, इधर आवेश गति करेगा, आवेश इधर जाएगा। तो मान लो क्यों आवेश इधर से जा रहा है, इधर R से L की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा? आवेश के रास्ते में परमाणु पड़ जाएंगे और परमाणुओं के पड़ने के कारण क्या होगा? इस आवेश को उधर जाने में समस्या होगी, यानी परमाणु आवेश में रुकावट डालना शुरू कर देंगे। तो ये रुकावट ही प्रतिरोध होता है। आवेश के रास्ते में पड़ने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के रास्ते में पड़ने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ गए बच्चा? चलिए, प्रतिरोध, तो इसका ओम के नियम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? धारा गुणे प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से R बराबर हो जाएगा, I को पक्षांतर कर लेंगे और मिल जाएगा आपका यहाँ R। तो बच्चों ये है R, जिसको कहते हैं रेसिस्टेंस या प्रतिरोध। सवाल ले लेते हैं छोटा सा। अगर मान लो ये परिपथ है और इस परिपथ में हम डाल ले रहे हैं विद्युत धारा। धारा का मान लेते हैं I बराबर 3 एम्पियर का, और ये समझ लेते हैं कि पॉइंट A पॉइंट B, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है मान लेते हैं 12 वोल्ट का। तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा? कितनी रुकावट इस धारा को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में लगेगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में धारा के रास्ते में कितना रुकावट पड़ने वाला है, इसको निकालेंगे। तो दिया है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। V बराबर दिया है 12 वोल्ट, I बराबर दिया है 3 एम्पियर। निकालना कितना है? प्रतिरोध को निकालना है। तो प्रतिरोध का मान नहीं पता, तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। तो यहाँ से V का मान रख देंगे 12 वोल्ट, I का मान रख देंगे 3 एम्पियर
और प्रतिरोध का मान रख देंगे, नहीं पता है छोड़ देंगे। तो यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे 12/3 बराबर R, यहाँ से काट देंगे तो आपका आ जाएगा R बराबर 4। तो ये R बराबर 4 क्या है, ये R बराबर जो 4 है ये ओम है। तो ये ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम के नियम से पढ़ा भी होगा। तो ऐसे बच्चे अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो इस पर और 3 एम्पीयर की धारा जाए तो उसके रास्ते में 4 ओम की रुकावट पड़ेगी, इसके रास्ते में 4 ओम की रुकावट पड़ेगी। तो ये जो आपका टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रतिरोध है, इसी को आर से डिनोट करते हैं। चलिए बच्चों, प्रतिरोध समझ में आ गया। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं, प्रतिरोधकता। अगला मेरे साथ हेडिंग लगा लें, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधकता चलिए अच्छा, प्रतिरोधकता शुरू करेंगे। तो प्रतिरोधकता शुरू करने से पहले ये बात हम सीखेंगे प्रतिरोधकता क्या होती है। तो डायरेक्टली फार्मूले से बात कर लेंगे, हो जाएगा कहानी ख़त्म। प्रतिरोधकता, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, हम प्रतिरोध की निर्भरता देख लेंगे, उसके बाद पता करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, तो बच्चों थोड़ा सा आप ये पढ़ने वाले हैं कि किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, मान लो चालक तार इतना बड़ा लंबा है, यहाँ से चालक तार की लंबाई। तो इसमें क्या देखने वाले हैं, चालक तार की लंबाई बढ़ने पर क्या प्रतिरोध पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों यहाँ से आवेश प्रवेश करेगा और यहाँ से आवेश निकलेगा। मान लो यहाँ से Q प्लस प्रवेश किया और इधर से Q प्लस निकल गया। चलिए तो इसमें क्या होगा, अब मान लो इस चालक तार की पूरी लंबाई L हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L मीटर लंबा है ये तार। तो तार की लंबाई बढ़ेंगे, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे आवेश को यहाँ प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, आवेश को इस बिंदु पर प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, यहाँ भी झेलना पड़ेगा प्रतिरोध, यहाँ सब इसके रास्ते में आने वाले हैं। तो प्रतिरोध यहाँ देखिए, जैसे जैसे तार लंबा होता चला जाएगा प्रतिरोध की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, तार बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ना शुरू कर देता है। तार बढ़ता चला जाता है, प्रतिरोध बढ़ने शुरू कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, जितना बड़ा हम तार करेंगे प्रतिरोध की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, अतः लंबाई बढ़ने से जो है प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी कि लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इसका मतलब है कि जितना लंबा तार रखेंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है इसके तार की लंबाई के, या प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L के। ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा बच्चों। तो आइए दूसरे कारण पर ध्यान देते हैं। चालक तार का क्षेत्रफल। तो बच्चों प्रतिरोध को अगला जो कारण है प्रभावित करने का या प्रतिरोध जिस पे निर्भर करता है वो है क्षेत्रफल, काट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए ये तार हो गया हमारा,
तो ये वाला पार्ट आपका एक क्षेत्रफल होता है, ये वाला क्षेत्रफल जिसको हम ए से निर्भर कर दर्शाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ इतना बड़ा क्षेत्रफल है, कम क्षेत्रफल है तो कम आवेश इसमें जाएगा। जब कम आवेश जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। चलिए बात समझते हैं। क्षेत्रफल, अभी मुझे एक बात बताओ, ये क्षेत्रफल जो दिखाई दे रहा है इसमें से कितने आवेश जा सकते हैं? मान लो Q1 Q2 ऐसे कुछ आवेश जाएंगे, और यहाँ से कितने आवेश निकल सकते हैं? जितना आएगा उतना निकलेगा, Q प्लस। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, क्या करें, क्षेत्रफल को बढ़ा दें, कहने का मतलब है कि तार को मोटा कर दें, तार को इतना मोटा कर दें, तो क्या आवेश की मात्रा बढ़ गई? क्या आवेश की मात्रा बढ़ गई? क्या आवेश की मात्रा बढ़ गई? बताइए, आवेश की मात्रा बढ़ गई नहीं बढ़ गई? आवेश Q प्लस ऐसे बहुत सारे आवेश बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या क्षेत्रफल के बढ़ने से आवेश की मात्रा ही बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई। अच्छा, एक बात और है, जब क्षेत्रफल बढ़ा तो आवेश को गति करने में आसानी हुआ कि कठिनाई? आसानी हुआ, इनको जगह ज़्यादा मिल गई, आसानी से आर पार चले जा रहे हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि धारा के रास्ते में या आवेश के रास्ते में रुकावट कम पड़ रहा है। तो यहाँ से एक और निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, यहाँ तार का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो रहा है? प्रतिरोध घट रहा है। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। याद करें, तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यहाँ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा किसके होता है? क्षेत्रफल के। किसके? क्षेत्रफल के। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है बच्चों, इसको साफ ऐसे लिख सकते हैं, साफ प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके? 1/, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने के बाद क्या क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, सॉल्व कर लीजिए। R बराबर कितना है? R अनुक्रमानुपाती है L के। यही R अनुक्रमानुपाती है किसके? व्युत्क्रमानुपाती है, माफ़ कीजिएगा, R जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। इसका क्या हो जाएगा? 1/, एरिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा R एक तरफ बराबर है और अनुक्रमानुपाती इस चिन्ह की जगह पर बराबर आएगा। जब ये चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह एक सिंबल आता है या कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? रो से L/A हो जाएगा। तो बच्चों ये जो पार्ट है, ये वाला P जैसा दिखाई दे रहा है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, RHO, रो। और यही है आपका प्रतिरोधकता बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। आइए रो को सॉल्व कर लेते हैं। इधर का पार्ट मिटा दूँ, इधर का हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, कापी पेन उठा करके तुरंत बना ले बेस्ट स्टडी के लिए। चलिए, तो अभी तक क्या देखा? तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। और इन दोनों समीकरण के संयोजन से हमको एक और नया चीज़ मिला है जिसका नाम है रो, और रो को कहते हैं तार की प्रतिरोधकता। तो आइए फिर एक बार देख लेते हैं।
आर बराबर क्या होता है रो, एल बटे क्या होता है, ए होता है। तो ये जो रो मिला है बच्चों, यही तार की प्रतिरोधकता है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो पक्षांतर कर दीजिए, ए को आर से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर गुणे ए, और एल को यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, बराबर हमारा मिल जाएगा रो। तो बच्चे अब बात आती है इसके मात्रक की, इसका मात्रक आप निकाल लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक रख दीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक रख दीजिए और लंबाई का मात्रक रख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा रो का मात्रक। आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो आपको रो का मात्रक क्या मिल जाएगा, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका मिल जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ये जो रो है बच्चे, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। और ये प्रतिरोधकता हमको मिला कैसे है, चालक की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल से संबंधित प्रतिरोधों को संयोजित करने पर हमको मिला है। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। अब मैं इस पे छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, बहुत प्यारा सा। मान लीजिए एक तार है, मान लीजिए तार है, तार की लंबाई हमको दिया है, तार की लंबाई हमको दिया है, मान लेते हैं हम 12 मीटर का। तार का क्षेत्रफल भी हमको दिया है, मान लीजिए तार का क्षेत्रफल हो जाए, तार का क्षेत्रफल, और ये दे दे आपका, मैं ले लेता हूँ 3 मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मीटर स्क्वायर की जगह 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेता हूँ बच्चों, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तार का जो है प्रतिरोध मैं ले लेता हूँ, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध आर बराबर आपको मान लो दे रहा है 6 ओम का। कितने का, 6 ओम का। 6 ओम बहुत ज़्यादा हो गया, 6 ओम की जगह मैं लेता हूँ 2 ओम। तो बच्चे तार की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तार की प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता रो बराबर नहीं पता है, तो आइए फटाफट सवाल को लगा लेते हैं। तार की प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है, बताइए फटाफट। रो बराबर क्या होता है, आर गुणे ए बटे एल होता है, आर गुणे ए बटे एल। तो यहाँ से रख लेंगे, रो की वैल्यू नहीं पता है, आर का मान दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना है 2 ओम का। क्षेत्रफल कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, याद रहे सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है, 12 मीटर। तो 12 मीटर बहुत लंबा है, तार छोटा नहीं है, 12 मीटर लंबा होता है, आप देख लीजिएगा नाप करके। तो एल का मान रख देंगे 12। याद रखो बच्चा, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो बोलिए रो कितना आ गया, यहाँ से काट दीजिए, 3 करने 3, 3 चौके 12, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 1 बटे आपका आ जा रहा है 200 ओम मीटर। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, रो बराबर 1 में 200 का भाग मार देंगे, तो हमारे पास ऐसे सवाल बन जाएगा। 1 में 200 का भाग मार देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 200। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, अभी भी कम पड़ रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे 00 हो जाएगा। अब यहाँ 200 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार, कितनी बार, 5 बार। चलिए 0 का पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 का पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, और 2 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ से कट जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जा रहा है, 0.005 ओम मीटर। तो ये बता रहा है कि जो 12 मीटर का तार है, उसमें तार की जो प्रतिरोधकता आएगी, प्रतिरोधकता वो आएगी 0.005 ओम मीटर की आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन और दे देते हैं, आपको लगाना है और पॉज करके वीडियो को आप लगा लीजिएगा। तार की लंबाई दे देता हूँ 2 मीटर का, तार का प्रतिरोध मैं रख देता हूँ 4 ओम का, तार का क्षेत्रफल रख देता हूँ
कितना रख दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। आपको तार की प्रतिरोधकता निकालनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस सवाल को लगाइए आराम से। चलिए बच्चों, इतना तो हो गया, प्रतिरोधकता भी आ गया। अब हम अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल। तो आइए मेरे साथ हेडिंग लगाइए, विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल। तो हो गया विद्युत सेल हो गया तथा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, इसी के साथ मैं लिख देता हूँ विद्युत वाहक बल। तो चलिए हेडिंग लगाएं सबसे पहले विद्युत सेल। तो बच्चों विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बैटरी में, मोबाइल में, छोटी छोटी बैटरी का मतलब टार्च होता है जो जलाते हैं, उसमें एक सेल लगता है। एवरेडी का, निप्पो का, बहुत सारे सेल हैं, लगा लेते हैं। तो वो सब सेल क्या होते हैं? तो आइए सेल के बारे में जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा घड़ी में भी सेल लगता है, तो आखिर वो सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेल एक युक्ति है, सेल एक युक्ति है, छोटी की मात्रा लगेगी, जो सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बच्चों क्या है सेल? क्या है सेल? एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सेल क्या है? एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना आपको लिखना है। अब इसके साथ शुरू करेंगे विद्युत वाहक बल। क्या चीज़? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। चलिए बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल बेसिकली वो होता है, मच्छर काट रहे हैं, रात के बज रहे हैं 5:30। चलिए विद्युत वाहक बल क्या होता है? अभी हमने देखा विद्युत वाहक बल से पहले विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या करता था? विद्युत में जो रसायन केमिकल पेस्ट के रूप में भरा होता है, वो रसायन होता है, उसी रसायन को क्या करता है सेल? विद्युत धारा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में, परिपथ मतलब तार, या तार में जितने भी उपकरण लगे हैं सब में धारा को भेजता है। तो बेसिकली जो आवेश, विद्युत धारा जो बनती है वो किसके जरिए परिपथ में जाती है? तो वो सेल जो है विद्युत ऊर्जा को जो बदलता है, वो ऊर्जा ही विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल क्या है? थोड़ा सा इसका परिभाषा ले लेंगे फिर समझेंगे। और एकांक आवेश, एकांक आवेश को परिपथ में, एकांक आवेश को परिपथ में, थोड़ा सा खटपट की आवाज़ आ रही है यहाँ से। चलिए, एकांक आवेश को परिपथ में एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक ले जाने में सेल द्वारा, ले जाने में छूट गया है, सेल द्वारा दिया गया ऊष्मा, सॉरी दिया गया ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है।
तो चलिए बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है जो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करता है। नहीं समझे? मान लीजिए आवेश Q+1 है। अब ये बिंदु ए पर है। अब ए बिंदु से ये बी पर जाना चाहता है। बिंदु ए से आवेश बिंदु बी पर जाना चाहता है। तो इस आवेश को ले जाने के लिए दो तरीके, या तो इनके विभवांतर में यानी विभव में अंतर हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ वोल्टेज V1 हो और यहाँ वोल्टेज V2 हो। तो कहने का ही मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो, यहाँ का वोल्टेज कम हो, तो आवेश ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये विभवांतर बराबर नहीं है, यानी विभव दोनों बिंदुओं पर विभव बराबर नहीं है, तो इस विभव को बराबर न करने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि ये विभव ज़्यादा हो और यहाँ का विभव कम हो, ऐसा उत्पन्न करने के लिए हमको अलग से एक युक्ति लगानी पड़ती है। यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आराम से समझो। इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में एक युक्ति लगानी पड़ेगी जो विद्युत सेल के नाम से आएगा। इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में एक युक्ति लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा विद्युत सेल। और विद्युत सेल के द्वारा जैसे इसको हम जोड़ेंगे परिपथ से, मान लो ऐसे हमने इसको जोड़ दिया, यहाँ सेल लगा दिया, तो यहाँ से जैसे आवेश यहाँ जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज कम होगा। तो यहाँ से धारा निकलेगी या आवेश निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और इस बिंदु का वोल्टेज कम हो जाएगा। ये कैसे हुआ? सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण। जैसे यहाँ वोल्टेज ज़्यादा हुआ, यहाँ वोल्टेज कम हुआ, तो आवेश गति करने लगेगा बी की तरफ। आवेश गति करने लगेगा बी की तरफ। ये किसके कारण संभव हुआ? सेल के कारण। किसके कारण? सेल के कारण संभव हुआ। तो सेल द्वारा ये दिया गया ऊर्जा है जो एक आवेश को इस बिंदु तक ले जा रहा है। सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा इस आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहा है। तो ये दिया गया ऊर्जा ही विद्युत वाहक बल है। क्या है? दिया गया ऊर्जा ही विद्युत वाहक बल है। तो परिभाषा में एकांक आवेश को परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इनको शॉर्ट में सेल ने इसको ऊर्जा दिया एकांक आवेश को, और एकांक आवेश पहुंच गया बिंदु बी पर। तो कैसे संभव हुआ? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण संभव हो गया बच्चों। तो ये हुआ विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। तो सेल ने जितनी ऊर्जा दी वही हो गया विद्युत वाहक बल। परिभाषा लिखेंगे एकांक आवेश से, परिभाषा लिखेंगे एकांक आवेश से। अभी कितना ऊर्जा दे रहा है इसकी मापन हम लोग फार्मूले से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का सूत्र इसी में छुपा हुआ है। बड़े हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे, अभी छोटे हो तो आराम से पढ़ाई करो। तो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है बच्चों? सेल द्वारा, क्या चीज़? सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा बटे आपका हो जाता है आवेश। क्या होता है? अच्छा, आवेश। तो विद्युत वाहक बल हम इसको ई से लगाएंगे बच्चों। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या है? मान लो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल है, तो आवेश का मान क्यों है वही फिर से समझ लेते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ से आवेश को इधर ले जाना है, तो आवेश इधर जाएगा तो कार्य होगा। कार्य कितना होगा? जितना सेल ऊर्जा देगी। कार्य कितना होगा? जितना सेल ऊर्जा देगी। तो ऊर्जा और कार्य दोनों बराबर हैं, तो सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी उतना ही कार्य होगा। सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी उतना ही कार्य होगा। तो ये आवेश कितना दूर जाएगा? जितना इसको ऊर्जा मिलेगा उतने दूर जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना कार्य होगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा बटे आवेश। आवेश कहाँ से है? सेल द्वारा दिया गया ऊर्जा। आवेश जितना ऊर्जा पाएगा उतने आगे बढ़ेगा, जितना ऊर्जा पाएगा उतने आगे बढ़ेगा। तो बच्चों
कार्य कितना हुआ, आवेश कितना ले जाना था, कार्य कितना हुआ, कितना आवेश ले जाना था। यही आपका परिभाषा हो गया और यही आपका सूत्र भी हो गया। तो चलिए अब आते हैं विद्युत वाहक बल का मात्रक। विद्युत वाहक बल का मात्रक, तो बच्चों जो है कार्य का मात्रक है और जो आवेश का मात्रक लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक हो गया बच्चों, और यहाँ आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है बच्चे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस प्रकार विद्युत वाहक बल का भी मात्रक आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ से हम इसको मिटा दो, ये हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। तो यहाँ से ई को सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ विद्युत वाहक बल का एक और मात्रक आया, जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम आ गया आपका। ये हो गया पहला मात्रक, इसको याद कर लेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे तो बच्चा जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं बच्चा, वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट एसआई मात्रक है और जूल प्रति कूलाम जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। और ये क्वेश्चन आराम से ले लेते हैं, बहुत सुंदर सा। इस पर मान लीजिए ये हमारा एक परिपथ है, बिंदु ए बिंदु बी, और इस परिपथ को हम क्या कर देते हैं बच्चों, एक सेल से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, एक सेल से। तो याद रखें इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, प्रतिरोध ना के बराबर है। यहाँ से प्लस आवेश निकला और यहाँ से माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आवेश निकला इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, बिंदु ए यहाँ मैं कर देता हूँ, बिंदु ए हो गया और यहाँ हो गया बिंदु बी। तो चलिए बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक आवेश को जाने में किया गया कार्य मान लेते हैं हम लोग 16 जूल है। कितना है, 16 जूल है। बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई आवेश गया, बिंदु ए से बिंदु बी तक कोई आवेश गया, तो आवेश को ए से बी तक जाने में जो कार्य करना पड़ा वो 16 जूल था, 16 जूल है। अब मैं सवाल में रखता हूँ, यदि आवेश क्यू बराबर मैं ले लेता हूँ, क्यू बराबर ले लेता हूँ मैं 8 कूलाम, कितना, 8 कूलाम ले लेता हूँ। तो बच्चों 8 कूलाम का आवेश ले लिया और 8 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ा हुआ है 16 जूल का हुआ। तो बच्चों अब मैं इसमें पूछने वाला हूँ विद्युत वाहक बल क्या होगा आपका, बताइए। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, विद्युत माने होता है धारा, विद्युत मतलब ऊर्जा होता है। तो विद्युत हो गया और विद्युत को ले जाने वाले को वाहक कहते हैं और ये बल हो गया। यानी इस कौन सा बल है जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो हमने देखा है विद्युत वाहक बल, इसका जो सूत्र होता है वो W बटे क्या होता है बच्चे, Q होता है। तो चलिए मान रख देते हैं, W का मान कितना हो गया 16, आवेश का मान कितना हो गया 8, तो इसको काट देंगे, कितना मिल जाएगा बच्चे 8 वोल्ट। तो विद्युत वाहक E बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। यानी यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी थी और 8 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा इस 2 वोल्ट को, वो बच्चा हो गया आपका, सॉरी जो कार्य करना पड़ा वो 16 जूल हो गया। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल देना पड़ा वो था आपका 2 वोल्ट का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि W बराबर हो गया 20 जूल, और क्वेश्चन में हमको ये भी गिवन है कि क्वेश्चन में दिया है प्रतिरोध नहीं रहेगा, कार्य बराबर 20 जूल हो गया और आवेश बराबर आपका दे दिया 2 कूलाम का। तो आपको पूछा है विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा,
तो विद्युत वाहक बल जो होगा हमारे पास नहीं पता है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे विद्युत वाहक बल का, चूँकि ई बराबर क्या होता है W/Q होता है। तो ई का मान रख लेंगे। W का मान कितना दिया अच्छा 20 जूल, और आवेश का मान कितना दे दिया 2 कूलम। तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यानी जो परिपथ बना था ऐसे, तो उसमें से 2 कूलम आवेश को अगर 20 जूल का कार्य कराना है तो आपको 10 वोल्ट आपको देना पड़ेगा अलग से ऊर्जा के रूप में। तो चलिए बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए इसी के साथ अगला हेडिंग लगाते हैं हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे बच्चों। तो इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम में बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, बोर्ड लेवल की तैयारी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनसे चाहे तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फालतू की बात नहीं करेंगे और आगे पढ़ाएंगे प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध संयोजन क्या होता है? तो किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जब लगाते हैं तो उसको संयोजन कहा जाता है। किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ लगाते हैं तो उसको संयोजन बोलते हैं। समझ में आई बात? रिपीट कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध ऐसे हैं, पहला प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध और मैं ले लेता हूँ, 2 प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध और ले लेता हूँ, 3 प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध और 4। तो यहाँ आपके पास 4 प्रतिरोध है। अब हम एक बनाते हैं परिपथ। मान लीजिए परिपथ हमने बना दिया। अब इन्हीं प्रतिरोधों को अगर इसमें हम लगाना चाहें तो हमारे पास 2 तरीका होगा लगाने का। यानी प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार तो ये 2 प्रकार से होते हैं, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम होता है बच्चे, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया आपका। और दूसरा बच्चों जो तरीका है इसको लगाने का वो है समांतर क्रम है। क्या है? समांतर क्रम संयोजन। तो कभी कभी इसको पार्श्व क्रम बोला जाता है बच्चों, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम। तो चलिए संयोजित करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा याद रखना एक छोटी सी पॉइंट। अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है प्रतिरोध है और मैं धारा को इधर से एंटर करा रहा हूँ, धारा इधर से इधर जा रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो ये जिधर जाएगी बच्चा वहाँ प्लस लिख देना, और जिधर से निकलेगी, मान लो यह धारा गई तो यहाँ से प्रवेश करेगी ऐसे ऐसे, फिर इधर से निकल जाएगी। तो जहाँ से प्रवेश करेगी वहाँ प्लस लिखेंगे और जहाँ से निकलेगी वहाँ माइनस लिखेंगे। इधर से प्रवेश किया उधर जा रहा है, मतलब इधर हाई वोल्ट है इधर लो वोल्ट है। ठीक है, इनके बीच में कितना वोल्टेज है वही डिफरेंस बताएगा। तो इधर से गया प्लस लिखेंगे, इधर से निकला माइनस लिखेंगे। तो प्लस वाले को आप H लिख देना और माइनस वाले को T लिख देना। तो प्लस वाले को हेड कहते हैं और माइनस वाले को टेल कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अच्छा बताइए, तो ये तो समझ गए। अब यहाँ से धारा निकलेगी, अब मैं इन्हीं को संयोजित करने वाला हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से मैं मिटा देता हूँ और प्रतिरोध नंबर 1 को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये आपका हो गया प्रतिरोध, और दूसरे प्रतिरोध को मैं यहाँ लगा देता हूँ। मान लीजिए तीसरा भी प्रतिरोध है तो मैं चाहूँ तो इसको यहीं लगा देता हूँ, और चौथा प्रतिरोध यहाँ पर लगा देता हूँ। अगला रेसिस्टेंस यहाँ पर लग चुका है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा रेसिस्टेंस नंबर R1 हो गया, रेसिस्टेंस नंबर R2 हो गया, और प्रतिरोध नंबर R3 हो गया, और यहाँ प्रतिरोध नंबर R4 हो गया। तो ये 4 प्रतिरोध हमने इस परिपथ में लगा दिया। अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार में देखोगे तो आप 2 तरह का संयोजन है। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम का। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा संयोजन है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों बेसिकली परिभाषा छोड़ो, ये यहाँ पर देखो, ये मुझे बताओ, अगर यहाँ से आवेश निकल रहा है
या धारा निकल रही है तो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ इंटर करेगी, बोलिए, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और यहाँ से निकल जाएगी तो यहाँ माइनस लेंगे। यहाँ से धारा निकल करके यहाँ जा रही है, तो जैसे इस प्रतिरोध में जाएगी, इंटर करेगी, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, और यहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ लिख देंगे माइनस। अब मुझे बताओ, धारा निकल गई, फिर इस प्रतिरोध में यहाँ से प्रवेश करेगी तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ऐसे धारा जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी तो ये माइनस हो गया। फिर धारा आगे बढ़ रही है, फिर धारा यहाँ से निकली ऐसे 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 यहाँ आगे बढ़ेगी, यहाँ प्रतिरोध में प्रवेश करेगी, तो जहाँ पर प्रवेश करेगी वहाँ प्लस लिख देंगे, और जहाँ से ये निकलेगी वहाँ क्या लिख देंगे माइनस। और फिर वहाँ से निकलने के बाद यहाँ से धारा यहाँ आएगी, इस बिंदु से यहाँ, फिर वापस पुनः आपको बैटरी से मिल जाएगी। किससे? बैटरी से मिल जाएगी। तो जितनी धारा निकली ऐसे प्रतिरोधों में से गुजर करके फिर वापस बैटरी को उतनी धारा मिल गई। अब मुझे बताओ, फटाफट बताओ, धारा को जाने में कितने रास्ते मिले? धारा को यहाँ से निकल करके ऐसे पूरे चक्कर लगाने में कितने रास्ते मिले? फटाफट बताओ। यस, एक रास्ते मिले। धारा एक ही रास्ते से ऐसे चली गई। इसको कहते हैं बच्चा श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को बहना होता है और वह विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों से बह करके केवल एक ही रास्ते से निकलती है, तो उसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो समझ में आया? इस पूरे परिपथ में धारा को जाने के लिए केवल एक ही रास्ते हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम। समझ में आ गई बात? चलिए, अब आता है समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में वही चारों प्रतिरोध को मैं चाहता तो किसी और तरीके से भी लगा सकता था। ये हमारा क्या हो गया? परिपथ। ये हमारा क्या हो गया? विद्युत परिपथ। बच्चों, यहाँ से प्लस हो जाएगा, धारा इधर से निकलेगी। अब 4 प्रतिरोध हमारे पास है। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। मैं चाहता तो उनको ऐसे भी तो लगा सकता था। मैं एक प्रतिरोध और ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? लो चाहे न लो, वो तुम्हारे ऊपर है। प्रतिरोध नंबर 5 मैं चाहता तो यहाँ से प्रतिरोधों को ऐसे भी लगा सकता था कि एक प्रतिरोध तार जोड़ करके हम यहाँ से ऐसे ऐसे लगा सकते थे। बोलो बच्चे, ऐसे भी तो लगा सकते थे कि हम 2 प्रतिरोध को उठाया और ऐसे लगा दिया। बोलो, अगले प्रतिरोध को हम चाहें तो ऐसे भी तो लगा सकते थे कि यहाँ से लिया और ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और यहाँ कितने प्रतिरोध? 2 प्रतिरोध यहाँ, 2 यहाँ हो गए रेसिस्टेंस, और हमारे पास बचा हुआ एक रेसिस्टेंस। इच्छा करें तो 7वां, 6वां, 8वां, 9वां जो भी लगाना है प्रतिरोध लगा सकते हो। अब मुझे बताओ, जो करंट निकलेगी यहाँ से तो यहाँ जाएगी, और करंट को यहीं से 2 रास्ता तय करना पड़ेगा। एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। बोलिए, एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। यहीं से इसको 2 रास्ते मिल गए। एक तो इधर प्रवेश करेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो H और ये देख रहे हो H। अच्छा, यहाँ से धारा निकलेगी, ऐसे प्रतिरोध से होकर गुजरेगी तो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ से प्रवेश करेगी, निकलेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताओ, धारा को इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट का नाम लेते हैं A, और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं B, और इस पॉइंट का यहाँ B मानकर चलो, यहाँ B हो गया, और यहाँ मानकर चलो C हो गया। अब मुझे बताओ, धारा को सेल से निकल करके पॉइंट A तक पहुँचने में कितने रास्ते मिले? धारा को यहाँ से पॉइंट A तक पहुँचने में कितने रास्ते लेने पड़े? 2 रास्ते। सही है, एक तो इधर से, एक तो इधर से। अच्छा, अब पॉइंट A से धारा निकलेगी और इस रास्ते से होकर के पॉइंट B पर पहुंचेगा। पॉइंट B से अगर C तक धारा को जाना है तो अच्छो कितना रास्ता मिलेगा? इसको कितने रास्ते मिलेंगे? 2 रास्ते मिलेंगे। एक तो इधर से मिलेगा और एक इधर से मिलेगा। 2 रास्ते हैं। तो अच्छो, जब धारा को एक ही रास्ते से न जा करके 2 रास्ते से जाना पड़े तो ऐसे संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझ में आई बात? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये बच्चा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर
क्रम संयोजन। तो बात समझ में आ गया। समांतर क्रम संयोजन में बच्चे धारा को दो रास्ते मिलेंगे, धारा को दो या दो से अधिक रास्ते मिलेंगे। दो से अधिक रास्ते, याद कीजिए, दो से अधिक रास्ते, इनफाइनाइट रास्ते मिल सकते हैं। तो लेकिन परिपथ के हिसाब से हमने अभी सिर्फ दो रास्ते देखा हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गई बात। चलिए थोड़ी बात और नोट करेंगे। ये देखिए कौन सा संयोजन है, यहाँ से एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध। मान लो यहाँ से धारा निकली तो यहाँ बन गया प्लस, यहाँ बन गया माइनस, यहाँ बन गया प्लस, यहाँ बन गया माइनस। अब बताइए धारा को जाने में कितना रास्ता है। एक प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध बोले तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितने रास्ते हैं, एक रास्ते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें याद करना है, हम ये लिखने वाले समतुल्य प्रतिरोध। तो थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिए, श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध बच्चा ये फार्मूला है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कुल प्रतिरोध को हम आर टोटल लिखेंगे बच्चा। और कुल प्रतिरोध की बात करें तो आप बताइए, यहाँ प्रतिरोध कोई R1 है, यहाँ प्रतिरोध कोई है R2। ऐसे अगला प्रतिरोध होता है, ऐसे अगला होता है, ऐसे अगला होता है, ऐसे अगला होता है। तो जितने भी प्रतिरोध हैं उनको क्या कर दो, आप जोड़ दो। R1 जोड़ दो, R2 दूसरा प्रतिरोध जोड़ दो। अगर समांतर श्रेणी क्रम में है तो जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनको जोड़ दो। मान लो तीसरा प्रतिरोध लगा है तो R3 हो जाएगा, चौथा प्रतिरोध लगा है तो R4 हो जाएगा बच्चों। ऐसे डॉट 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 जितने भी प्रतिरोध होंगे उसको आप जोड़ करके Rn लिख देंगे। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये आप पहला सूत्र याद कर लें, इसको बोला जाता है तुल्य प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, तुल्य प्रतिरोध बोला जाता है बच्चों। तो इसको याद कर लीजिए। आपका यह समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो R टोटल बराबर आप निकाल लीजिए R1 R2 R3, ऐसे जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए या जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए एक सवाल दिखा देते हैं। मान लीजिए, मान लो कि हमने एक परिपथ बनाया, ऐसे कोई परिपथ है और यहाँ से मैं ऐसे ऐसे करके, यहाँ देखिए ऐसे, फिर ऐसे एक प्रतिरोध लगा दिया, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और यहाँ में रख दिया बैटरी प्लस और ये हो गया हमारा बैटरी माइनस। मान लो यहाँ हमने 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर रख दिया 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ रख दिया 6 ओम का प्रतिरोध, और यहाँ रख दिए 5 ओम का प्रतिरोध, यहाँ रख दिए 7 ओम का प्रतिरोध। तो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ कि इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या है, इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो सूत्र से हमको पता है कि RT बराबर क्या होता है, R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस R3 होता है प्लस Rn, मतलब डॉट 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 करके Rn लिख सकते हैं। तो यहाँ R टोटल निकालेंगे, इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो मान लो R1 कितना हो जाएगा, 3 ओम का, R2 कितना हो जाएगा, 2 ओम का, R3 कितना हो जाएगा, 6 ओम का, R4 कितना हो जाएगा, 5 ओम का, R7 कितना हो जाएगा, R5 हो जाएगा 7 ओम का। तो जो R नेट आया बच्चों, R टोटल बोलते हैं, R नेट बोलते हैं, कितना हुआ, 3 2 5, 5 और 6 11 हो गए, 11 5 कितना हो गया आपका 16, 16 7 कितना हो गया 23। आपका टोटल प्रतिरोध बच्चा 23 ओम का हो गया। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 23 ओम का। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 23 ओम का। इसका ये मतलब है 23 ओम टोटल प्रतिरोध का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो धारा निकलेगी उसको कुल जो रास्ते में लगने वाले रुकावट हैं बच्चे वो 23 ओम का है। तो समझ गए बात, अच्छी बात। और मैं आपको क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ लगाने के लिए। क्वेश्चन अभी बाद में देंगे, पहले आप समांतर क्रम में देख लेते हैं। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध।
समतुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बराबर बच्चे आपको होता है, आप याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, 1/R नेट बराबर होता है 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है 1/R3 डॉट 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 ऐसे 1/RN होता है। ये आपको याद करना है। कैसे प्रूव्ड होता है ये बात बता दिया जाएगा, कैसे सिद्ध होता है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लो फिर आगे देख लेना कि कैसे आया है। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ है, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ है तो उसका कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनका होगा तुल्य। तो चलिए क्वेश्चंस लगा लेते हैं फटाफट। मान लीजिए हम परिपथ बना देते हैं, यहाँ से एक छोटा सा परिपथ। चलिए देखिए सवाल को लगा लेते हैं। ये यहाँ से हो गया, एक हो गया, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध। तो बच्चों यहाँ से निकल गया, ऐसे परिपथ बन गया और यहाँ से भी हम परिपथ निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अभी हम छोटा सा दिखाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका सेल मिल गया। ठीक है। अब मैं मान लेता 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का, ये 8 ओम का और ये रख देता हूँ कितना 12 ओम का। तो कितने प्रतिरोध रखे हैं, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध लगाए गए हैं। अब मैं पूछने वाला हूँ इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका R टोटल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ है तो इसको लिख देंगे, ये R1 मान लो प्रतिरोध नंबर 1, ये R2 हो जाएगा रेसिस्टेंस नंबर 3, रेसिस्टेंस नंबर 4, रेसिस्टेंस नंबर 5। तो R1 R2 R3 R4 R5 को आप जोड़ लीजिए। तो R1 यहाँ हो जाएगा 1/R2, यहाँ हो जाएगा 1/R3, यहाँ हो जाएगा 1/R4, यहाँ हो जाएगा डॉट 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 जितनी भी रहेंगे। तो 1/R नेट कितना आएगा बच्चों, R टोटल हो जाएगा 1/R का मान R1 का कितना है 3 है। चलिए R2 कितना है 2 है, R3 कितना है 6 है, R4 कितना है 1/8 है, R5 कितना है 1/25, 25 नहीं है 12 है। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इन सब का लैसा ले लेना है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना 3 2 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 होगा। चेक करके देख लीजिए, 3/24 2 12 दूनी 24, 6 3 18, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इन सब का लैसा आपका आ जाएगा 24। आप सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए 1 लिखेंगे, 3 से इसमें डिवाइड मारेंगे कितना मिलेगा 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे यहाँ भाग मारेंगे 12 मिल जाएगा। 1 लिख करके यहाँ भाग मारेंगे 2 मिल जाएगा। 1 लिख करके यहाँ भाग मारेंगे 3 मिल जाएगा। 1 लिख करके यहाँ भाग मारेंगे आपका 2 मिल जाएगा। तो 6 चौकी 24 बच्चों, यहाँ मिलेगा आपका 4 मिलने वाला है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा जल्दी बोलिए। 8 एकन्ने 8, 12 एकन्ने 12, 4 एकन्ने 4, 3 एकन्ने 3, 2 एकन्ने 2 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसके नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप 12 8 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 2 कितना हो गया आपका 29। एक बार और जोड़ लीजिए, 8 12 20, 20 4 24, 24 27, 27 2 29। जो 1/R टोटल आया बच्चों वो आ गया 29/24। जो R टोटल आपका आ गया 29/24। या RT बराबर कितना हो जाएगा 24 ऊपर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे। यानी इस परिपथ में जो धारा को चलना पड़ेगा और उसके रास्ते में जो रुकावट आएगी वो आपका आएगा 29/24 या 24/29 आ जाएगी। तो बच्चों समझ में आ गया। तो ये था आपका समांतर क्रम संयोजन, इसके समतुल्य प्रतिरोध ये होता है। अब मैं आपको सवाल दे देता हूँ।
और आप इसको खुद से लगा करके ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, कुछ बातें याद करना है। पॉइंट नंबर 1 जो नोट करना है वो आप नोट कर लीजिए। कुछ बातें इसको याद करना पड़ेगा तभी आप लगा पाओगे, याद करना पड़ेगा तभी आप लगा पाओगे। तो बच्चा पहला श्रेणी क्रम, क्या चीज़? श्रेणी क्रम में धारा का मान, धारा का जो मान होता है प्रत्येक स्थान पर समान होता है, एक समान होता है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 जो याद करना है इसी में और लिख देता हूँ, तथा वोल्टेज का मान, V का मान अलग अलग होता है। V का मान अलग अलग होता है। तो समझ गए बात? धारा एक समान होगी, वोल्टेज अलग होगा। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद करना है वो है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो होता है धारा का मान अलग अलग होता है बच्चा, अलग अलग होता है। तथा वोल्टेज का मान एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है? एक समान होता है। समझ गए बात? तो ये इसके कारण ये है कि मान लीजिए यहाँ से ऐसे 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 यहाँ गया तो धारा I निकलेगी, तो इसका एक ही रास्ता है, तो धारा हर जगह पर I बराबर रहेगी। धारा को एक ही रास्ता मिला इसीलिए हर जगह पर I का मान बराबर होगा। हाँ, वोल्टेज अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, कुछ ऊर्जा यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी ऊर्जा यहाँ लेगी उतनी ऊर्जा यहाँ नहीं लेगी, कुछ यहाँ ख़त्म हुआ कुछ यहाँ ख़त्म हुआ, तो इनके ऊर्जा में अंतर होने के कारण इनका वोल्टेज भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। चलिए, अच्छा दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए ऐसे है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम वाला देख लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? धारा को दो अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं, धारा को दो अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। बोलिए, थोड़ा सा सही नहीं बन गया, खराब बन रहा था। ये आपका हो गया समांतर क्रम वाला हो गया। बोलिए, अब देखो यहाँ से जो धारा निकलेगी तो कुछ इधर रास्ते चली जाएगी, कुछ इस रास्ते चली जाएगी, तो धारा को दो रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन जो वोल्टेज यहाँ होगा और यहाँ, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस जो होगा वोल्टेज बराबर होगा। जो वोल्टेज इसमें जाएगा वही वोल्टेज इसमें जाएगा। तो बच्चों यहाँ वोल्टेज बराबर हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज बराबर, लेकिन धारा का मान अलग हो जाएगा। कुछ धारा यहाँ चली जाएगी, कुछ धारा यहाँ चली जाएगी। मान लो I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया, तो धारा क्या हो गई? बढ़ गई। धारा क्या हो गई? बढ़ गई। इसीलिए धारा का मान अलग हो गया और वोल्टेज का मान एक बराबर हो गया, वोल्टेज का मान एक बराबर हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आप अच्छी तरीके से आप लगा सकते हो, अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। चलिए ख़त्म करते हैं इन सारी बातों को और छोटे छोटे सवाल देते हैं लगाने के लिए। हाँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अच्छे से लगा कर दिखाइएगा। ये परिपथ है बच्चों, और परिपथ में मैं यहाँ कई तरीके के परिपथ में धारा को, प्रतिरोध को लगा देता हूँ। आपका पहला प्रतिरोध, ये आपका दूसरा प्रतिरोध, विद्युत धारा, प्रतिरोध बन जा प्रतिरोध बन जा रे प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध। तो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे बना देता हूँ और यहाँ से एक और लगा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से देख लीजिए, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध। थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लगाने में, मज़ा आ जाएगा लगाओगे तो बढ़िया से। मैं इसको यहाँ से एक सीरीज कर देता हूँ ले जा करके यहाँ पर, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक और प्रतिरोध। बहुत सारा परिपथ मिल सकता है आपको। बन जा रे प्रतिरोध, बन जा रे, ये आपका बन गया परिपथ। ठीक है बच्चों,
तो एक और मैं यहाँ से पॉइंट निकाल देता हूँ और इस पॉइंट को लगा देता हूँ ऐसे। दोनों प्रतिरोध एक जैसा दिखाई दे रहे हैं संयोजन में। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, 1 ओम का है, 6 ओम का है, 5 ओम का है। यहाँ लिख देता हूँ 7 ओम का है, ये है 2 ओम का है, ये 5 ओम का है। तो बच्चों सबसे पहले आप हमको निकाल कर दिखाइएगा श्रेणी क्रम का क्वेश्चन देता हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन का आर नेट कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन का आर नेट कितना हो जाएगा, ये आपको निकाल कर देना है। ओके, और कौन कौन से मान लो है, कौन कौन से समांतर क्रम में है क्वेश्चन है, और कौन कौन से समांतर क्रम में है, कौन कौन से समांतर में है, कौन कौन से श्रेणी क्रम में है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। चलिए बच्चों, ये तो रहा क्वेश्चंस, और आपको थोड़ा सा और ये चैप्टर समाप्त करने वाला हूँ। अब हम शुरू करेंगे विद्युत धारा का मापन। अब हम यहाँ शुरू करने वाले हैं मापन। क्या शुरू करने वाले हैं, मापन। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चा, मेजरमेंट। तो यहाँ हम बच्चे बेसिकली किसका, धारा का मापन करेंगे, इसका धारा का मापन, और दूसरा विभवांतर का मापन। किसका, विभवांतर का मापन। धारा का मापन, विभवांतर का मापन। हाँ, मुझे थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इसके लिए मैं चला गया। यहाँ मापन शुरू करेंगे। धारा का मापन क्या होता है, विभवांतर का मापन क्या होता है। तो चलिए धारा का मापन फटाफट एक थोड़ा सा बना लेते हैं परिपथ। और ये हो गया आपका परिपथ छोटा सा और बढ़िया सा हो गया। ये प्लस हो गया और ये माइनस। मैं हर बार प्लस इधर बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस इधर हो सकता है हर बार, ऐसा नहीं है। इसमें क्या गया है, ऐसे सेल को जोड़ा गया है कि सेल का जो प्लस टर्मिनल है इधर है और माइनस टर्मिनल इधर, ऐसे करके जोड़ा गया बच्चों, ये रखा गया है। तो इसको आप उलट देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो टर्मिनल जो है प्लस वाला इधर हो जाएगा और इधर वाला माइनस हो जाएगा। तो ये बस ये लगाने की बस एक युक्ति है। तो चलिए, धारा का मापन एक यंत्र द्वारा किए जाते हैं जिसका नाम होता है एम्पियर मीटर। धारा का मापन एक यंत्र द्वारा की जाती है, उस यंत्र का नाम होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। अब बात ये आती है कि एम्पियर मीटर को कहाँ लगाएंगे, क्योंकि धारा नापता है, इसीलिए ऐसी जगह एम्पियर मीटर को लगाएंगे कि जहाँ पर संपूर्ण धारा आकर के मिल जाती हो, संपूर्ण धारा आपकी मिल जाती हो। तो प्रश्न नंबर 1 होता है, तो यहाँ से जितनी धारा निकलेगी ऐसे जाएगी परिपथ में, ऐसे ऐसे। मान लो मेरे पास एक और ऐसा होता, हाँ बच्चों ध्यान दो। अब हमको नापना है धारा, तो धारा का नाप हम कैसे लेंगे, मापन। आप परिपथ में एम्पियर मीटर को ऐसी जगह रखो कि जहाँ पर संपूर्ण धारा आकर मिलती है। तो चलिए, एम्पियर मीटर को एमीटर भी कहते हैं। एम्पियर मीटर को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एम्पियर मीटर होता क्या है, ये धारा को मापता है। धारा को मापने वाले यंत्र को एम्पियर मीटर कहते हैं बच्चों। तो इसको लगाना कहाँ है, पूरे परिपथ में ऐसी जगह लगा देना जहाँ पर धारा आकर के मिल जा रही हो। कहने का मतलब क्या है कि एम्पियर मीटर को हम कहाँ लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप एम्पियर मीटर को यहाँ लगा सकते हो।
क्योंकि यहाँ से पूरी धारा निकलेगी। एम्पियर मीटर को आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहीं से धारा 2 3 दिशाओं में बढ़ जा रही है, तो यहाँ पर एम्पियर मीटर सेट नहीं हो सकता। पुनः यहाँ से धारा देखिए, जितना निकलेगा यहाँ आकर मिलेगा, यहाँ से जितना निकलेगा यहाँ मिलेगा, तो संपूर्ण धारा जो निकल रही है आकर के इस पॉइंट पर मिल जा रही है। फिर यहाँ आप एम्पियर मीटर लगा लोगे, क्या लगा लोगे? यहाँ आप सेट कर सकते हो, एम्पियर मीटर यहाँ लगा लोगे, यहाँ की पूरी धारा आकर के यहाँ मिल जाएगी, यानी जितना बैटरी से निकली है धारा वो आकर के पुनः यहाँ पर मिल जाएगी। तो एम्पियर मीटर आप यहाँ सेट कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ धारा देखोगे आएगी तो धारा कुछ इधर बढ़ जाएगी, कुछ इधर बढ़ जाएगी, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर को सेट करना अच्छी बात नहीं रहेगी। तो जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा एम्पियर मीटर को कहाँ सेट किया जाए, तो ये हो जाएगा इधर से, इसके ऊपर के सारे पॉइंट छोड़ देंगे, क्योंकि धारा कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जा रही है, धारा कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जा रही है। तो एम्पियर मीटर को सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ लगा दो, इस जगह पर लगा दो एम्पियर मीटर। इससे क्या होगा कि जितनी भी धारा निकलेगी बैटरी से, चाहे जितने रास्तों से वह भटक करके आए, या मतलब भटकने का मतलब है चल करके आए, अंत में वह इस पर आकर के संपूर्ण धारा मिल जा रही है। तो यहाँ से संपूर्ण धारा पुनः बैटरी को वापस मिलने वाली है, यहाँ से निकल करके संपूर्ण धारा पुनः बैटरी को वापस मिलने वाली है। तो आप एमीटर को यहाँ सेट कर दो, एमीटर को यहाँ सेट कर दोगे तो आपका सबसे बेस्ट सेटिंग हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रीडिंग देगा एमीटर। एमीटर कुछ इस तरीके का यंत्र होता है, आप देखेंगे दुकानों पर ऐसे बना रहता है, और इसमें एक कंपास लगी रहती है, सुई, और इसमें नंबर नोट किए रहते हैं। तो ये सुई बताता है, सुई हिलता रहता है, सुई बताता है जो यहाँ लगी हुई है, जिस पर लगा हुआ है, मान लो ये 10 एम्पियर पर लिखा है, इसमें एम्पियर लिखा रहेगा एमीटर। अगर ये 10 की रीडिंग दे रही है तो हम कहेंगे कि इस परिपथ में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बच्चों इस तरीके का डिवाइस होता है, इस डिवाइस के ज़रिए आप एम्पियर मीटर को नाप सकते हैं। ठीक है, नापना होगा तो हाँ एक और तरीका है, ऐसे आप लगाइए, इसको लगाने का तरीका प्लस माइनस से भी दी जाती है। तो आप धारा को नापते हो तो ऐसी जगह पर लगाइए, यानी प्लस वाला सिरा प्लस से मिले और माइनस वाला सिरा माइनस से मिले। तो धारा इधर से आ रही है तो बच्चा आपका प्लस हो जाएगा, और इधर निकल रही है तो आपका माइनस हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर मान लो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो कैसे जोड़ोगे? तो ये प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में आकर के जुड़ जाएगा। तो याद रहे प्लस माइनस का भी देखा जाता है। तो इधर से प्रवेश कर रही है तो प्लस हो जाएगा, इधर से निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप संयोजन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी परिपथ में जो हमने बनाया था, अभी फिर से बना दे रहा हूँ, जो ये परिपथ हमने बनाया था, तो इस परिपथ में हम आपको वोल्टेज माप कर दिखाते हैं। तो वोल्टेज मापना होता है, तो चलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन आ रहा है और बात करना है, कहीं से आ रहा है। चलिए अच्छी बात। अब आते हैं बेसिकली विभवांतर का मापन। तो विभवांतर का मापन क्या होता है? इस पूरे परिपथ में कितना वोल्टेज चल रहा है, इस परिपथ में वोल्टेज चल रहा है। तो वाकई में परिपथ में वोल्टेज नहीं देखा जाता है, वोल्टेज इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, या इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक वोल्टेज देखा जाता है बच्चों। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका वोल्टेज लग गया। वोल्टा मीटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वोल्टा मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को नापने का जो डिवाइस होता है वो भी इसी तरीके का होता है, ऐसे होता है। आप दुकान पर देखोगे, इलेक्ट्रीशियन वाली दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर देखोगे ऐसे बना रहता है, उसमें भी ऐसे एक नीडल लगी रहती है और उसमें वोल्ट मीटर सेट रहता है। वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर क्या होता है? वोल्टा मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों? विभवांतर को नापता है। अब बात आती है कि वोल्ट मीटर को लगाएंगे कहाँ? तो परिपथ में ऐसी जगह लगाओ जहाँ प्रतिरोध रहते हैं। तो प्रतिरोध जहाँ रहता है वहाँ हम लोग वोल्टा मीटर सेट कर देते हैं। अगर मान लो इन प्रतिरोधों के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है ये नापना होगा, तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर आप लगा देंगे वोल्ट मीटर, यानी ये वाला। इसमें भी प्लस माइनस का ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्लस माइनस का ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों मान लो धारा इधर से जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इधर निकल रही है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या समझे?
प्लस वाला प्लस में जोड़ देंगे, माइनस वाला माइनस, इन दोनों ए और बी पॉइंट पे जोड़ देंगे तो ये रीडिंग बता रहा है अगर 10 का, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि 10 वोल्ट की धारा इसमें बह रही है, सॉरी 10 वोल्ट का विभवांतर है। अब मान लीजिए अब मैं पूछूं, यहाँ हमको विभवांतर नापना है, क्या नापना है? विभवांतर। तो आप कहाँ जोड़ोगे, इस युक्ति को कहाँ कनेक्ट करोगे? तो आप देखोगे यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाला तार जोड़ देंगे और यहाँ पर माइनस वाला, और इसको V से दिखा देंगे, वोल्टामीटर। तो बच्चों ये था पूरा चैप्टर की कहानी। अभी तक हम लोगों ने शुरू किया प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद प्रतिरोधकता शुरू किया, और प्रतिरोधकता के बाद आपने देखा प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई किया प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, फिर छोटे छोटे 2-4 न्यूमेरिकल्स देखें, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और बच्चों अंत में हमने सबसे लास्ट में ख़त्म किया कि मापन क्या होता है। तो विद्युत धारा का मापन किससे होता है, विद्युत विभवांतर का किससे मापन होता है, ये हमने पढ़ाई किया। तो विद्युत धारा को नापने वाले का जो यंत्र का नाम है वो है एम्पियर मीटर, इसको शॉर्ट में एमीटर कहते हैं। और विभवांतर को नापने का जो यंत्र है वो बच्चा आपका है वोल्टामीटर। वोल्टमीटर विभवांतर को बताएगा, एम्पियर मीटर धारा को बताएगा। कनेक्ट करने का सही तरीका क्या है, एम्पियर मीटर यानी धारा नापना है पूरे परिपथ में, तो एम्पियर मीटर को ऐसी जगह सेट कर दो जहाँ पर संपूर्ण धारा आकर मिलती है। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब वोल्ट मीटर नापना है यानी कि वोल्टेज नापना है, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो एक काम करो, प्रतिरोधों को देख लो और उनके सिरों के बीच लगा दो, जैसे यहाँ लगाया गया है। सिरों के बीच में नाप कर बताएगा कि कितना वोल्टेज हुआ है, कितना नहीं है। चलिए बच्चों, समझ गए, कहानी ख़त्म। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। थैंक यू।